हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ईट मनके तथा अस्थियों का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो के अंदर हमने ये 8 पॉइंट अपने कंप्लीट करे हैं। अगर आप उन 8 पॉइंटों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो को आपको जरूर देखना होगा। अब हम पढ़ेंगे इन चारों पॉइंटों को, 9वां, 10वां, 11वां और ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा 12वां। यानी आज हम 4 पॉइंटों को क्लियर करेंगे अपने, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा मनके, मोहर, बाट और दूसरा पॉइंट होगा हड़प्पा सभ्यता की लिपि और तीसरा पॉइंट होगा पतन के कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके कारणों को जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे लास्ट में हड़प्पा सभ्यता में सावधान। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो भी हड़प्पा की तरह ही एक शहर था। इसके अंदर कुल कुओं की संख्या हमें जाननी है। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर टोटल कुओं की संख्या थी 700। ठीक है, लगभग 700 थी, प्रॉपर नहीं है 700 ये, लेकिन लगभग 700 संख्या जो है कुओं की संख्या यहां पर मापी गई है। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोहर तथा मुद्रांक, यानी कि उन पर किस तरीके से लिखा जाता था। शिल्प उत्पादन में होने वाले उन सभी कार्यों के बारे में पहले जान लेते हैं हम। तो देखिए, शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, शंख बनाना, धातुकर्म यानी मेटल का कोई भी काम हो वो करना, मोहर बनाना, बाट बनाना, ये सारे काम शिल्प उत्पादन के काम थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये जो चीजें ना, ये है मनके बनाने का औजार और ये वो मनके हैं, ठीक है, जो इन औजारों से बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे काम शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। यहां पर एक 7 हेक्टेयर में फैली हुई एक छोटी सी बस्ती थी जहां पर जो कि शिल्प उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। यहां पर सबसे ज्यादा शिल्प उत्पादन होता था और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस थी। अब मैं आपको मनकों के निर्माण के बारे में पढ़ाऊंगा कि मनकों का निर्माण कैसे होता था। देखिए, यहां पर आपको मनकों के निर्माण के बारे में जानना है। तो ये जो आपको साइड में चित्र नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे चित्र मनके हैं। ठीक है, इनमें कुछ बाट है, कुछ मनके हैं और उनका जो आकार है वो मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इनके अंदर यूज होने वाले कौन कौन से पदार्थ थे। प्रस्थपिंड, शंख, तांबा, अस्क जैसे कच्चा माल, औजार, माल, कूड़ा करकट, ये सारी की सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होती थी मनके बनाने के लिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो शायद मनके बनाना कठिन होता होगा उस समय पर, लेकिन ये चीजें वहां पर आसानी से मिल जाती थी, तभी वहां पर मनके बनाए जाते होंगे। मनकों का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का हुआ करता था, जैसे कुछ चक्राकार यानी गोल, ठीक है, और कुछ बेलन आकार और कुछ ढोलाकार यानी, और कुछ खंडित, खंडित मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा यानी अदरक जैसा। तो इस प्रकार की जो आकृतियां थी उस प्रकार के मनके बनाकर तैयार किए जाते थे और उन मनकों का गरीब लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। इन मनकों को सिर्फ अमीर लोगों द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं मनकों से रिलेटेड। अब हमें जानना है कि उस समय पर जो मोहर थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर, उनकी विशेषताओं के बारे में जानना है दोस्तों। ये मैं आपको उन मोहर के चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, ये मोहर के वो चित्र हैं। ये वाला जो चित्र है कर्निंगम द्वारा हड़प्पा में पहली बार इस चित्र को खोजा गया था। तो तब से इस चित्र का इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर होता रहा है। तो अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस पर लिखा क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शायद हम क्या आप क्या, इसको अब तक कोई भी बड़े बड़े पुरातत्वविद भी सही से नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए इसे अब तक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। और जो इस पे लिखा हुआ है उसको कुछ हद तक बताने की कोशिश की गई है कि इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए, ये जो राजा के नाम यहां पर लिखे होते थे सिक्कों के ऊपर और उनकी पदवी लिखी होती थी, यानी उनकी पोस्ट लिखी होती थी दोस्तों। तो इनके ऊपर जो चित्र बने होते थे वो इसलिए बने होते थे क्योंकि उस समय पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। तो वो संकेतों के आधार पर इनका अर्थ समझ सकते थे कि इन सिक्कों की क्या वैल्यू है। अब हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जानना है। इसकी विशेषता पढ़ेंगे जिसके आधार पर हमें लिपि के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी। तो ये हमारे पास में 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों को पढ़कर आपको लिपि के बारे में बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा कि ये लिपि किस प्रकार की हुआ करती थी और इस लिपि के अंदर क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये वर्णमालीय नहीं थी। वर्णमालीय का मतलब होता है दोस्तों कि इन्हें का खा गा जिस तरीके से हमने नंबर देखे हैं या अक्षर देखे हैं, ये वैसा कुछ नहीं था। ये जो लिपि थी ये चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्रों को इस पे बनाया जाता था। जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है, ये देखिए ये भी चित्र हैं, इन चित्रों को बना दिया जाता था। ये चित्रात्मक लिपियां हुआ करती थी। तो चित्रों के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की जाती थी। चिन्हों की जो इसमें टोटल संख्या थी वो लगभग 375 से लेकर 400 के बीच में हुआ करती थी। और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी उल्टी लिपि लिखी जाती थी, इधर से इस तरफ की साइड में। और इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा गया है। यानी कि ये लिपि जो है ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, इतनी ज्यादा घुमाव है कि इसको अब तक पढ़ना हमारे पुरातत्वविदों के बस की बात नहीं रही है। हो सकता है आने वाले समय में इन्हें पढ़ लिया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है कि ये किस प्रकार की लिपि है और इन पर क्या लिखा गया है। अब हमें बाट और उनकी विशेषताओं के बारे में जानना है। तो बाट की क्या क्या विशेषताएं थी, इन पॉइंटों के आधार पर हम समझेंगे। देखिए बाट का इस्तेमाल ना विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता था। ये इसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और बाट जो है ना वो ज्यादातर चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये पत्थर होता था जिससे कि बाट बनाए जाते थे। बड़े बाटों का इस्तेमाल अनाज वनाज तोलने के लिए, भारी चीजों को तोलने के लिए किया जाता था। और जो छोटे छोटे बाट हुआ करते थे उनका इस्तेमाल आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इनका वजन बहुत कम हुआ करता था। और जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है, अब हमें उसके बारे में जानना है। इनके कारणों को जानेंगे कि इनका अंत कैसे हुआ। ठीक है, मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि ये जितने भी बातें मैं अब आपको बताऊंगा कि इनका अंत कैसे हुआ, ये कोई भी बातें जो है ना इनका कोई प्रॉपर यानी पक्का सबूत नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सब की सब बातें इस तरीके की हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि शायद ऐसा हुआ होगा या नहीं। ये पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने अपने मन से ही इन बातों को किताबों में और अन्य जगहों पर लिखा है और ये बताने की कोशिश करी है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ है। तो देखिए हमारे इस पहले पॉइंट को, जलवायु परिवर्तन, यानी कुछ विद्वानों ने यह माना है कि उस समय पर बहुत ही बड़े पैमाने पर हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, या फिर हड़प्पा सभ्यता की जो वनों की कटाई होगी वो बड़े पैमाने पर हुई होगी, जिसकी वजह से वहां पर खाने की कमी हो गई होगी और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ विद्वानों का मानना था कि अत्यधिक बाढ़, यानी यह भी मानना है कि बड़े पैमाने पर वहां पर बाढ़ आई होगी और बाढ़ से पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया होगा। यह भी इसका एक अंत का कारण माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गई होगी या फिर उसने अपना मार्ग बदल लिया होगा, जिसके कारण वहां पर पानी की कमी हो गई होगी और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा भी और भी पॉइंट है जिनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। शहरों का पतन तथा परित्याग। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस सभ्यता में आए विषमताएं, यानी कि इस विषमता परिस्थिति का मतलब होता है कुछ ऐसी परिस्थिति जो कि चेंजेबल थी, यानी बदल चुकी थी, पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही थी। इन्हीं सब कारणों से वहां के जो निवासी हैं वो इन शहरों को छोड़कर चले गए होंगे, जिससे ये लगता है कि शायद इन वजहों से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ये सारी बातें हैं जिनसे हमें सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन किन कारणों से हुआ होगा। तो नॉर्मली आप छोटी छोटी बातें यहां पर ध्यान रख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या उसका मार्ग बदल लेना, या फिर कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से वहां के कुछ निवासियों ने उन स्थानों को छोड़कर, यानी शहरों को छोड़कर अपने गांव घरों की तरफ चले गए होंगे, जिनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अब हमें सावधानों के बारे में जानना है। यह हमारा आखिरी पॉइंट है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस आखिरी पॉइंट को, हड़प्पा सभ्यता के सावधानों के तरीके। यहां पर लोगों को दफनाया जाता था, यह हमें कब्रिस्तान में मिले हुए सबूतों के आधार पर पता चला है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था और शवों के साथ साथ मृदभान यानी मिट्टी के बर्तन और आभूषण यानी ज्वेलरीज, मनके यानी मोती और भी कई कीमती चीजें इनके साथ दफना दी जाती थी, क्योंकि इससे इनका यह मानना था कि ये शायद पुनर्जन्म पर विश्वास रखते होंगे। पुनर्जन्म पर विश्वास रखते होंगे, इनका यह मानना था कि भाई अगर कोई व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा तो उसकी वो चीजें उन्हें वापस मिल जाएगी। इसीलिए उन सारी चीजों को मरे हुए लोगों के साथ में ही दफना देते थे।
तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि शायद पुनर्जन्म होता होगा, जिसके आधार पर ये सोच उन लोगों की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ना तांबे के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी बुक से लिया हुआ चित्र है, और ये वही तांबे का दर्पण है जिनका इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के दौरान होता था। ये खुदाई के दौरान इसके सबूत मिले हैं, और कब्रों में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई गई हैं, जिससे हमें वहां पर साफ साफ ये पता चलता है कि शायद वहां पर जो समाज होगा वो भी अलग अलग प्रकार का होगा, क्योंकि उनके रीति रिवाज सबों को दफनाने के अलग अलग थे। और अब हमें ये जानना है कि इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में विभिन्नताओं का कैसे पता किया। तो यहां पर 3 चीजों के आधार पर उन्होंने विभिन्नताओं का पता किया। सबसे पहला है शवधान। शवधान में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर अलग अलग प्रकार के कब्र मिले हैं, यानी कब्रों के अंदर भी विभिन्नताएं मिली है, जिसके आधार पर यह तय किया गया है कि शायद वहां पर समाज भी अलग अलग होंगे, यानी समाज के अंदर भी विभिन्नताएं होंगी। उसके बाद शवों के अंदर जो उपयोगी वस्तुओं और विलासिता की जो वस्तुएं मिली हैं, उनके आधार पर भी ये पता लगा है कि शायद समाज उस समय पर अलग अलग होते हुए, क्योंकि विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ अमीर वर्ग ही कर सकते हैं। ये बड़ी ही दुर्लभ होती हैं, जिसमें मनके, मोती, ठीक है, गोल्ड, ज्वेलरीज, ये सारी चीजें होती हैं, तो इसका इस्तेमाल गरीब लोग नहीं करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल आम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते होंगे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, चक्की इत्यादि। इन सभी चीजों का इस्तेमाल सभी लोग करते थे, लेकिन कुछ विलासिता की जो चीजें थी इनका इस्तेमाल सिर्फ अमीर वर्ग के लोग करते थे। यही अमीर वर्ग के लोग ऐसे थे जो इस समाज से अलग थे, यानी समाज को अलग वर्गों में बांटते थे। तो यहां पर तो पुरातत्वविदों को इन्हीं सभी बातों से ये सारी जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि समाज में बड़े पैमाने पर विभिन्नताएं भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। आज ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।